नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन माइंड में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडुटेरिया द्वारा एईडीओ के लिए वॉल्यूम 2 निकाला गया है, उसका प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम सामान्य अध्ययन की जितनी भी क्वेश्चन होंगी, उसके चैप्टर 1 का विश्लेषण करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम सवाल है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कुछ 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों को सही कथन का चुनाव करना है। दिया गया है कि नाजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि प्लेट टेक्टोनिक का अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2, यानी ये ऑप्शन प्लेट टेक्टोनिक की अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया। दूसरा सवाल, जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू-आकृति क्या होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सबो लेक, ऑप्शन बी। जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाती है तो बनने वाली भू-आकृति ऑक्सबो लेक कहलाती है। तीसरा सवाल, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक सूची 1 दिया गया है जिसमें जनजातियों के बारे में उल्लेख है, जबकि सूची 2 दिया गया है जिसमें जगह का उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी गोंड जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में। डोंगरिया कोंद कहाँ है? ये हो जाएगा उड़ीसा। तीसरा हो जाएगा टोडा जनजाति कहाँ है? इसका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। जबकि चेंचू जनजाति कहाँ है? तो केरल में। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, डोगरिया कोंड उड़ीसा, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी, जबकि चेंचू जनजाति केरल। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों का विचार करें। पहला दिया गया है चिली विश्व में तांबे का अग्रिम उत्पादक है। दूसरा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तांबे उत्पादक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। एक और दोनों सही है। चिली विश्व में तांबे का अग्रिम उत्पादक है, जबकि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है। 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 5 का है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। 6 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा ऊंचा है। क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा ऊंचा है। दूसरा कथन है कि ताप्ती नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2, यानी कथन 2, ताप्ती नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। इसमें ये गलत है, ये वाला गलत है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा ऊंचा है, ये सही है। 7 नंबर सवाल, दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, बंगाल की खाड़ी में शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा कराती है। ये गलत है, जबकि ये 3 ऑप्शन सही है। इनकी 2 शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये सही है। अरब शाखा अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट और कोंकण तट पर वर्षा कराती है। तीसरा है क्रियोलस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है। ये तीनों सही है, सिर्फ सी ऑप्शन इसका गलत है। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करना, इधर घटना दिया गया है, इधर कारण दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी क्रियोलस बल का हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। क्रियोलस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऋतु पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण होता है। ऋतुओं में जो परिवर्तन होती है वो पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण। जबकि विषुव है सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। जब विषुव होता है तो सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। 9 नंबर सवाल, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र का
से संबंधित होता है? शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। सी गर्म वाताग्र और ठंडा वाताग्र। शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्म वाताग्र और ठंडा वाताग्र। 10 नंबर सवाल, हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यानी गोकुल झील का भी निर्माण करेगी, विषप नदियों का भी निर्माण करेगी और गुफित वाहिकाएं का भी निर्माण करेगी। 11 नंबर सवाल है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके उचित उत्तर दीजिए। इधर सूची 1 में गति के प्रकार दिया गया है, जबकि सूची 2 में वस्तुओं की गति दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी पहला का 3, दूसरा के 4, तीसरा के सॉरी तीसरा के 1 और चौथा के 2। वृत्तीय गति का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की परितः चंद्रमा की गति। वृत्तीय गति क्या है? पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति। घूर्णन गति क्या है? लट्टू को अपने अक्ष पे घूमना। घूर्णन गति लट्टू का अपने अक्ष पे घूमना। आवर्ती गति घड़ी के लोलक की गति। आवर्ती गति घड़ी के लोलक की गति। जबकि सरल रेखीय गति नदी के प्रवाह की गति। सरल रेखीय गति नदी के प्रवाह की गति। जब कुआं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, इसका उत्तर हो जाएगा ए, पानी के सतह पर से ऊपर भारी हो जाती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को हम ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी के सतह से ऊपर बाल्टी खींचने पे वह भारी हो जाती है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ध्वनि गुणता। ध्वनि गुणता के कारण हम सितार और बांसुरी के एक ही स्वर को बजाए जाने का अंतर पहचान करते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, अवतल लेंस। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती? क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती? इसका हो जाएगा डी, क्रोड का नर्म लोहा का बना होना। क्रोड का नर्म लोहा का बना होने के कारण ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि नहीं होती है। निम्नलिखित गुणों में गलत मिलान का चयन कीजिए। इधर सूची 1 में कुछ यंत्र दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में मापन का उपयोग दिया गया है। इसमें गलत का पहचान करना है। गलत का पहचान करना है 2, क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता, ये हमारा गलत है। बाकी तीनों ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। ग्रेविमीटर से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन मापते हैं। ग्रेविमीटर से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन मापते हैं। फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। 17, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्यों? लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा बी, लोहे की अपेक्षिक घनत्व पानी के घनत्व तथा पारे से कम होता है। लोहे की अपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। यही कारण है कि लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्व को उनकी प्रचुरता या मात्रा के आधार पे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्व को उनकी प्रचुरता या मात्रा के आधार पे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, सबसे ज्यादा होगा सबसे कम होगा कैल्शियम, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा हाइड्रोजन, उससे ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन। यानी मनुष्य के शरीर में
तत्व के प्रचुरता के में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, उससे कम कार्बन होता है, उससे कम हाइड्रोजन होता है, उससे कम नाइट्रोजन होता है, उससे कम कैल्शियम होता है। 19 नंबर सवाल, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम धुएं अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका क्या अर्थ है कि ईंधन कैसा है। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ यह है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, कि ईंधन किस कार्बन से बना है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। किसी रक्षक नली या शुष्कन नली किसी रक्षक नली या शुष्कन नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने के लिए किया जाता है। किसी रक्षक नली या शुष्कन नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड मौजूद होने के कारण किसी रक्षक नली में कैल्शियम क्लोराइड मौजूद होता है जिससे कि HCl गैस बनता है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जिससे वो अग्निरोधक बनता है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जिससे वो अग्निरोधी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेलामाइन। मेलामाइन आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर चढ़ा होता है। न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, न्यूट्रॉन परिमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 23 नंबर सवाल, HWC हाइफन COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। HWC हाइफन COOH या सिंगल बॉन्ड HWC सिंगल बॉन्ड COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। 24 नंबर सवाल, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अज्ञात रुधिर वर्ग के एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक रक्त का आधान के लिए उपयोग सुरक्षित है। यानी कोई व्यक्ति तो अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसको उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हम आसानी से चढ़ा सकते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा O और RH माइनस। यानी O और RH माइनस वाले ब्लड समूह को हम किसी भी व्यक्ति में चढ़ा सकते हैं। 25 नंबर सवाल, ऊंचे पेड़ों में जाइमल वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। ऊंचे पेड़ों में जाइमल वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होता है वो कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजक और आसंजक। ऊंचे पेड़ों में जाइमल वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्वगति में सहायक होता है वो कौन से हैं, तो वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजक और आसंजक। 26 नंबर सवाल, आवृत्त बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है। प्रश्न है कि आवृत्त बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है। इसका हो जाएगा ए, बीजांडकाय। उत्तर हो जाएगा बीजांडकाय। 27 नंबर, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित है, उसका चयन कूट के सहायता से करें। इधर विटामिन ए और खनिज दिए गए हैं जबकि इधर अभावजन्य रोग या विकार दिए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 के डी, यानी चारों के चारों सही है। विटामिन ए की कमी से होता है दृष्टिहीनता जिसे रतौंधी भी कहा जाता है, या फिर जीरोपैलेथेमिया। विटामिन B1 जिसे बेरी बेरी रोग कहा जाता है, जिसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन डी जिसके कमी से रिकेट्स होता है और लोहे की कमी से अरक्तता या एनीमिया होता है। 28 नंबर सवाल, जीवाणु
कि एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रश्न है कि जीवाणु की एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रकाभ। क्या हो जाएगा? केंद्रकाभ। 29 नंबर सवाल। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? प्रश्न है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ए। पित्त में लिपिड लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होता है। ये कथन सही नहीं है। पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होता है, यह कथन सही नहीं है। 30 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में मौजूद सरल स्थायी ऊतक का एक समूह है? इसका उत्तर हो जाएगा ए। पेरेन्काइमा, क्लेरेन्काइमा और एस्केलेन्काइमा। निम्नलिखित में से कौन से पौधों में मौजूद सरल स्थायी ऊतक का एक समूह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एस्केलेन्काइमा। 31 नंबर सवाल। चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा रंगपुर। चावल की खेती का साक्ष्य हमें रंगपुर नामक हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बार्काचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत के रूप में निम्बार्काचार्य को श्रेय दिया जाता है। द्वैताद्वैत के लिए निम्बार्काचार्य को श्रेय दिया जाता है। अशोक के शिलालेखों में से निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ये लिपियों का प्रयोग अशोक के शिलालेख में किया गया। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह कथन किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। बलबन ने कहा था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। जौनपुर के किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? प्रश्न है कि जौनपुर के किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? उत्तर है अकबर। अकबर के खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। रणजीत सिंह की रणनीतिक राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह की राजनीतिक लाहौर थी। उसकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर था? रणजीत सिंह का राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। उनकी धार्मिक राजधानी कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अमृतसर। 37 नंबर सवाल। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया? प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया? इसका उत्तर हो जाएगा डी। हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन। हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन। 38 नंबर सवाल है कि अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है और जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। राजा राम मोहन राय। ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ की गई? प्रश्न है ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ की गई? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है सन 1804 ईस्वी में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। दूसरा कथन है कि सन 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। दो कथन है। दोनों कथन सही है। सन 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई
और सन 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। सूची 1 में विद्रोह दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया है। इन दोनों को मिलान करना है या सुमेलित करना है। 41 को हो जाएगा डी, पहला को हो जाएगा 4, दूसरा को हो जाएगा 2, तीसरा को हो जाएगा 1, चौथा को हो जाएगा 3। यानी कोल विद्रोह के नेतृत्व करता है बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के नेतृत्व करता कौन है? बुद्धू भगत। खासी विद्रोह के नेतृत्व करता है तीरथ सिंह। खासी विद्रोह के नेतृत्व करता है तीरथ सिंह। संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता है सिंधु और कान्हो। संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता है सिंधु और कान्हो। जबकि चेरो विद्रोह के हैं भूषण सिंह। चेरो विद्रोह के भूषण सिंह। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली। उस क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन की घटना देखा गया। वह कौन सा क्रम था? इसका उत्तर हो जाएगा 23वां। जो सूरत फुट हुआ था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कह रहा है कि संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा बीजापुर। बीजापुर में गोल गुंबद है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार में मिथिला क्षेत्र का सिंहासन नहीं करता था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैनीय राज। बाकी तीनों मिथिला क्षेत्र पे शासन किए हैं। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन के कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने के द्वारा नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा डी, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका विरोध नहीं किया था। निम्नलिखित में का सही मिलान कीजिए और नीचे दिए गए फुट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, पहला का हो जाएगा 4, दूसरा का हो जाएगा 1, तीसरा का हो जाएगा 3 और चौथा का हो जाएगा 2। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के द्वैध शासन। लॉर्ड क्लाइव का संबंध किसमें है? बंगाल के द्वैध शासन। बेलेजली का हो जाएगा सहायक संधि। बेलेजली का हो जाएगा सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा राज्य विलय नीति, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है। डलहौजी का हो जाएगा राज्य विलय नीति, जबकि कर्जन का हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। किन यूरोपीय ने भारत की प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? किस यूरोपीय ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किए थे, जबकि शुरू बन गया था लॉर्ड क्लाइव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसके उत्तर हो जाएगा ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्योगपति। उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, जबकि ये तीनों श्रेणी जैसे स्थानीय निकाय के सदस्य, शिक्षक
और स्नातक श्रेणी से चुने जाते हैं। इसका 1/3 हो जाएगा, इसका 1/12 हो जाएगा, स्नातक का 1/12 हो जाएगा, जबकि राज्यपाल का 1/6 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ए, 7वां संविधान संशोधन द्वारा। 7वां संविधान संशोधन द्वारा एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग को भी लागू किया, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्ताव को भी लागू किया गया, जिसके तहत 14 राज्य तथा 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 54 राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए किसका अनुमोदन जरूरी है? तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, विधानसभा। विधानसभा राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेशों के लिए विधानसभा का अनुमोदन जरूरी है। 55 है, भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रश्न है कि भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, केवल 2। संसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। संसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। 56 नंबर सवाल, किसी सार्वजनिक पद को अवैध अधिकर्मण से बचाने के लिए कौन रीट जारी की जा सकती है? कौन सी रीट जारी की सकती है? किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अधिकार परीक्षा लेख। वर्तमान में भारत सरकार की कितनी कैबिनेट समितियां हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 8। वर्तमान में भारत सरकार की 8 कैबिनेट समितियां हैं। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधानसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? उत्तर हो जाएगा 25 साल। विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पति के लिए 35 साल, जबकि पंचायती राज में 21 साल। यानी कोई मुखिया प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र 21 साल हो सकती है। भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीनों और हफ्ते होती है? भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते होती है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 6 महीने और 6 हफ्ते। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? क्या कह रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया है? उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 66। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुनें। इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे ध्यान केंद्रित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का पूरा ध्यान कृषि पर था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ध्यान भारी उद्योग पे था। पहला था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, जबकि दूसरा था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। साधन लागत पर एनएनपी किसके बराबर होता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय के बराबर। साधन लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? प्रश्न कर रहा है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 64 नंबर सवाल, किसी समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी, एस वी एस राघवन समिति। एस राघवन समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था।
गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, एनएसओ। गरीबी रेखा का निर्धारण एनएसओ द्वारा किया जाता है। भंडारी समिति का संबंध किससे है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, केंद्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। भंडारी समिति का संबंध केंद्रीय केंद्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्षों के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 2006-07। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006 और 7 वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? कह रहा है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। बिहार में सोरा के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेज कौन प्रदान किया गया? बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। मीर जाफर ने बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया। उसके बाद में प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है? बिहार में कौन सा राजवंश पितृहंता राजवंश के नाम में से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आर्यक वंश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा बांकीपुर। बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किया गया, जिसका अध्यक्ष माधवगढ़ थे। जबकि 37वां किया गया था गया में, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा का विधिवत स्थापना किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा का विधिवत स्थापना हुआ। मुजफ्फर बम कांड 1908 किससे संबंधित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। बाकी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर बम कांड में सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, यानी ये तीनों, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड, ये तीनों के तीनों कुंड मुंगेर में स्थित है। कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई? कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई? इसका उत्तर हो जाएगा मेची नदी। कोसी मेची लिंक परियोजना के नाम से जाना जाता है। बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही क्रम में सजाए। क्या कर रहा है कि बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों को सही आरोही क्रम बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कैमूर, जमुई और नवादा। कौन सा नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो हम जानते हैं कि बिहार के शोक को कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत थी? कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत थी? इसका उत्तर हो जाएगा 68.8%, यानी 31.2% शहरी जनसंख्या थी। अगर इसके रिवर्स में, अगर इसको उल्टा पूछ दे कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी थी, शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? तो 31.2, जबकि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है 68.8। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? कह रहा है कि बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? इसका उत्तर हो जाएगा 2। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार का कौन सा क्रम का राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? इसका उत्तर हो जाएगा सी, 42वां। 42वां क्रम के बिहार के 42वां क्रम के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान।
जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया? जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित संशोधित करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 2022-23। अब नया आधार वर्ष 2022-23 है। वित्त वर्ष 25-26 के बजट में बिहार सरकार को ने किन नई नीतियों का ऐलान किया गया? वित्त वर्ष 25-26 में वित्त वर्ष 25-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति। ये तीनों को तीनों सही होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया? केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा बी 6.81 लाख करोड़, 6.81 लाख करोड़। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया? तो 86 का उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रोवली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला मुख्य रूप से चुनी गई? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी का नाम है MI6, जिसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ब्लेज मेट्रोवली। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजन और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियों की शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजन और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणी शुरू किया गया है? तो 88 का उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अक्टूबर 2025 में RBI ने भारतीय बैंकों और उनकी विदेशी शाखाओं को किन बैंकों किन देशों के निवासी और उनके बैंकों को भारतीय रूप में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी? अक्टूबर 2025 में RBI ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रूप में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी? इसका उत्तर हो जाएगा सी नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये हमारे तीनों पड़ोसी देश हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 25%। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया? यानी पहले 25% था, फिर 25% और टैरिफ लगा, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्नलिखित में से किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किए? इसका उत्तर हो जाएगा डी। अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्नलिखित में से किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू किया? इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे और स्विट्जरलैंड भी, हंगरी और आयरलैंड भी, आइसलैंड और लिंक्सटाइन भी। जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री स्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा
जॉर्जिया मेलोनी। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू ए एसेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमित शाह। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारिक का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 को हो गया। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही उत्तर चुनना है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सही। स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक भी थे और श्रमिक आंदोलन के नेता भी थे। निम्नलिखित श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया? श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया? जिसका उत्तर हो जाएगा 10वीं बार। उसके बाद है साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित प्रदान किया गया? तो लास्टो करासन जो कोरकई। निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर्स बनी जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल किया? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल किया? तो इसका हो जाएगा मरियम फातिमा। ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर हो जाएगा बी। यह स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई। 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी नींव कब रखा गया? 12 अक्टूबर 2018। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कोई सुझाव हो तो कमेंट में हमें बताएं ताकि अगले चैप्टर में उससे सुधार किया जाए, उस सुझाव को पूरा किया जाए। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।